हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम करते हैं अपना आज का टॉपिक पोलराइजेशन। तो देखिए बेटा, ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। पोलराइजेशन को समझने से पहले हम समझेंगे लाइट के कुछ नेचर के बारे में। देखिए, लाइट जो है हमारी दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी वेव है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिंपली बोल देते हैं ईएम वेव। ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है या ओसिलेट करता है। लाइट क्या होते हैं? ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ओसिलेट करते हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं ईएम वेव। और दूसरा नेचर है इट इज ट्रांसवर्स इन द नेचर। लाइट का नेचर कैसा है? ट्रांसवर्स इन द नेचर। अब देखते हैं कैसे। ट्रांसवर्स में क्या होता है कि जो लाइट है, मान लीजिए लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। ये है हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इस डायरेक्शन में लाइट जो है प्रोपेगेट कर रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका, वो मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा, तो वो हमने यहां पर ले लिया। क्लियर? ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखें, यहां पर जो वेव थी, लाइट की वेव, वो तो इस डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस हैं वो इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूं और इसको वाई, तो ये होगा जेड एक्सिस। क्लियर? मतलब कि कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो हमने उसको ऐसे शो किया। तो लाइट का नेचर कैसा है? ट्रांसवर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब कि ट्रांसवर्स का मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वाइब्रेशंस होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। तो ये तो था लाइट का नेचर। तो आइए अब हम समझते हैं अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट क्या है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पोलराइज्ड लाइट क्या है, और पोलराइज्ड लाइट से पहले हम समझेंगे कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो देखिए, हम सबसे पहले समझते हैं अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। देखिए, जो सिंपल लाइट होती है, जैसे सन से हमारे पास लाइट पहुंचती है, वो अनपोलराइज्ड लाइट है। अब कैसे है वो अनपोलराइज्ड लाइट? क्या प्रॉपर्टी होती है अनपोलराइज्ड लाइट की? ऑर्डिनरी लाइट हैज द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली इन ऑल द डायरेक्शंस। मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। अब देखिए जरा, यहां से आपको सिर्फ डेफिनेशन ये है, अभी इसको मैं अच्छे से समझाता हूं कि कैसे। मान लीजिए ये है अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किसकी? वेव की। जो लाइट की वेव है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन चूज करना है हमने। हमने ये प्लेन बना लिया जो कि इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। अब इस प्लेन में अगर लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करे कुछ इस तरीके से, हर डायरेक्शन में क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? हमारी जो लाइट है, ये लाइट, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। अब देखिए, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ये है हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब कि लाइट के चलने की जो डायरेक्शन है वो ये है। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, तो यानी कि जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है। मतलब जो लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसके परपेंडिकुलर प्लेन ये हो गया, ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, और इसका परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा? ये सारा प्लेन क्या है इसके? परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर प्लेन में आप देख सकते हैं लाइट हर डायरेक्शन में क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है। तो हम कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अंदर जो है ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये है हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये भी वही चीज है, यहां पर बस मैंने प्लेन कुछ इस तरीके से बना दिया और यहां मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया इसको। क्लियर?
तो इसका मतलब मैं सिंपली जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अपनी रिप्रेजेंटेशन है इसकी अनपोलराइज्ड लाइट। और इसको एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो समझिए कैसे। देखिए ये एरो मैंने ऊपर नीचे बनाए हैं, इसका मतलब वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से हो रही है, ऊपर नीचे की तरफ क्या हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है। और साथ में मैंने क्या कर दिया, बीच में यहां पर डॉट भी लगा दिया। अब इस डॉट का मतलब है वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में भी हो रही है, वाइब्रेशन एरो का मतलब तो वाइब्रेशन ऊपर नीचे, ठीक है, और डॉट का मतलब वाइब्रेशन कुछ इस डायरेक्शन में भी हो रही है। क्लियर है? तो ये सिंबल है अपना अनपोलराइज्ड लाइट का, ये भी रिप्रेजेंट बना देते हैं हम और ये भी बना सकते हैं, दोनों ही अनपोलराइज्ड लाइट के सिंबल है। अब दोबारा समझिए अनपोलराइज्ड लाइट क्या थी, कि अब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है अपनी, उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन लेते हैं हम, उस प्लेन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है बराबर रूप से, तब हम बोलते हैं हमारी लाइट अनपोलराइज्ड लाइट है। जरा आप ध्यान से इस बात को भी समझने की कोशिश करो जो हमने लिखा है। ऑर्डिनरी लाइट हैज द वाइब्रेशंस, उसमें वाइब्रेशंस हो रही हैं, ये वाइब्रेशंस हो रही हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो वाइब्रेशंस हो रही हैं सिमेट्रिकली इन ऑल द डायरेक्शन, बराबर रूप से सभी डायरेक्शंस में वाइब्रेशन हो रही हैं, लेकिन ये एक प्लेन के अंदर हो रही है। कहां हो रही है? प्लेन के अंदर। और प्लेन कैसा? जो कि परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो ये था अपना अनपोलराइज्ड लाइट। क्लियर? अच्छा, तो अब हम समझते हैं पोलराइज्ड लाइट। देखिए ये तो हो गई अपनी अनपोलराइज्ड लाइट, लेकिन पोलराइज्ड लाइट क्या होगी? देखिए अनपोलराइज्ड लाइट से ही हम निकालते हैं। अनपोलराइज्ड में क्या बोला? ऑर्डिनरी लाइट की जो वाइब्रेशंस हैं वो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिमेट्रिकली वाइब्रेट करता है, या ऑर्डिनरी लाइट में वाइब्रेशंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्रिकली इन ऑल द डायरेक्शंस। लेकिन अगर ये सभी डायरेक्शन में ना होकर के केवल और केवल ओनली इन वन डायरेक्शन करते हो, मतलब सभी डायरेक्शन में ना हो, वाइब्रेशन केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में हो, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, देन द लाइट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। आगे लिख दो, देन द लाइट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। क्लियर? मतलब कि देखिए पहले तो जो वाइब्रेशंस थी वो हर डायरेक्शन में थी, लेकिन अब अगर हम बाकी सभी डायरेक्शंस की वाइब्रेशन को रोक दें, वाइब्रेशन को केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में कर दें, तो अब हम क्या बोलेंगे उसको? पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड लाइट। अब देखिए जरा कैसे। ये है अपनी अनपोलराइज्ड लाइट। इसमें जो वाइब्रेशंस है वो हर डायरेक्शंस में है, लेकिन अगर हम इसकी वाइब्रेशन को केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब कि वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में हो पाए और डायरेक्शन में ना हो, तो हम लाइट को क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड लाइट। ये देखिए ये लाइट जो है पोलराइज्ड लाइट है। क्यों? क्योंकि इसमें वाइब्रेशन केवल ऊपर और नीचे की तरफ हो रही है, बाकी किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेशन नहीं हो रही, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? पोलराइज्ड लाइट। या सिंपली इसको एक और नाम दे देते हैं हम, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर? इस लाइट को क्या बोल सकते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट या सिंपली पोलराइज्ड लाइट। क्यों? क्योंकि इसमें जो वाइब्रेशंस की डायरेक्शन है वो केवल एक ही डायरेक्शन में है, और इसमें जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन थी वो हर डायरेक्शन में थी, और ये क्या थी? हमारी
अनपोलराइज्ड लाइट। क्लियर। अब देखिए जरा एक चीज समझते हैं हम कि अनपोलराइज्ड लाइट से मुझे पोलराइज्ड लाइट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो हम एक क्रिस्टल का यूज करते हैं या एक डिवाइस का यूज करते हैं अनपोलराइज्ड से पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये डिवाइस है, इसमें मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से अरेंज है, या ये क्रिस्टल बोल सकते हो या डिवाइस बोल सकते हो। इसमें मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, मतलब कि ये केवल और केवल अपने अंदर से इनके पैरेलल, ये इसका पास एक्सिस है, मतलब कि यहां से जो लाइट आएगी ना, कुछ इस तरीके की लाइट आएगी वाइब्रेशन वाली, केवल ये उसी लाइट को अपने अंदर से गुजरने देगा, बाकी सारी लाइट को क्या कर देगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा, यानी कि रोक देगा। देखो अब यहां से जो लाइट थी वो इस डायरेक्शन में भी जा रही थी, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी है, लेकिन इसमें से केवल वो लाइट गुजर सकती है जो कि इसके पास एक्सिस के पैरेलल होगी। देखिए ये जो एक्सिस है ना इसका, ये है इसका पास एक्सिस। ये किस वजह से बना है इस तरह से पास एक्सिस? मॉलिक्यूल्स की अलाइनमेंट की वजह से। तो अगर जो लाइट की डायरेक्ट वाइब्रेशन इसके पास एक्सिस के पैरेलल होगी वो तो आगे निकल जाएगी, लेकिन बाकी सारी की सारी लाइट क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और हमें लास्ट में मिलेगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इस डिवाइस का नाम होगा पोलराइजर। क्या नेम होगा इस डिवाइस का? दैट इज पोलराइजर। अब समझिए पोलराइजर है क्या। पोलराइजर इज अ डिवाइस which restrict the vibrations of the light। मतलब कि ये क्या करेगा, लाइट को केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन को अलाउ करेगा, बाकी डायरेक्शंस में उसको वाइब्रेट नहीं होने देगा, अपने अंदर से केवल उसी लाइट को पास करेगा जिसकी वाइब्रेशन क्या है, इसके पास एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए पोलराइजर क्या होता है या पोलरॉइड क्या होता है। इट इज अ डिवाइस दैट प्लेन पोलराइज द अनपोलराइज्ड लाइट, जो कि अनपोलराइज्ड लाइट को क्या कर दे, प्लेन पोलराइज कर दे, उस डिवाइस को हम बोलते हैं पोलरॉइड। अब ये किस चीज का बना होता है, ये जो क्रिस्टल है, इट कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स की एक लॉन्ग चेन होती है विच आर अलाइंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अलाइन होती है। तो इसका जो जैसे यहां पर पास एक्सिस था, इसके पास एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आएगी, केवल उसी लाइट की वाइब्रेशंस आगे पहुंच पाएंगे, बाकी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, रुक जाएंगी। क्लियर। ये बाकी सभी को क्या कर देगा, रोक देगा। अब देखिए जरा ध्यान से यहां पर क्या है, जैसे ये था, इसमें इस डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन थी वो तो सारी की सारी क्या हो गई, रुक गई, लेकिन जो इस डायरेक्शन की वाइब्रेशन थी वो सारी की सारी निकल गई इसके आर पार। और जो ऐसे थी मान लीजिए, उसका वर्टिकल, उसको दो कंपोनेंट में तोड़ लीजिए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो रुक जाएगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट आर पार निकल जाएगा। क्लियर है। तो केवल हमें लास्ट में क्या मिलेगी, अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और जो सिंपल ऑर्डिनरी सोर्स होता है उसकी लाइट कैसी होती है, अनपोलराइज्ड लाइट। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द पोलराइज्ड एंड द अनपोलराइज्ड लाइट विद द हेल्प ऑफ ए पोलराइजर, यानी एक पोलराइजर की हेल्प से आप पोलराइज्ड और ये जो पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट है इनमें कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे, मतलब कैसे बताओगे कि जो लाइट पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड, ये आपको कैसे पता चलेगा, पोलराइजर की हेल्प से। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं पहले, जब अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर में से पास करवाया जाता है तो लाइट क्या हो जाती है, पोलराइज। लेकिन हमें इसकी कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, जब हम देखेंगे व्हेन, आपने लिख सकते हो ये केस 1, सबसे पहले क्या करोगे, केस 1, व्हेन द unpolarized light pass through the polaroid or the polarizer, then we observe that if the intensity of unpolarized light is I naught, मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी कितनी है, I naught, तो जो पोलराइज्ड लाइट है इसकी इंटेंसिटी आपको इससे हाफ मिलेगी, यानी कि I naught by 2। क्लियर। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वाइब्रेशन थी वो तो रुक गई, रेस्ट्रिक्ट हो गई। वर्टिकल वाली सारी की सारी वाइब्रेशंस आगे हमें मिल गई। अब जैसे ये वाला कंपोनेंट भी थे, ऐसे भी बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, तो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ब्लॉक हो गए, लेकिन इनके वर्टिकल कंपोनेंट पास कर गए। तो इस तरह से जितनी भी लाइट यहां पे थी उसकी हाफ इंटेंसिटी हमें आगे मिल जाती है। क्लियर? तो इंटेंसिटी इज रेड्यूस्ड when the light is polarized light is observed after the polarizer। पोलराइजर के बाद जब लाइट को हमने ऑब्जर्व किया तो देखा कि जो पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी रेड्यूस हो चुकी है I0/2, और इसकी इंटेंसिटी कितनी थी I0। क्लियर? आगे फर्दर एक और तरीका हम यूज करेंगे। ये तो था हमारा केस 1, इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन अपने तरीके से लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है अपना केस 2। अब देखिए ध्यान से, इस केस 2 में क्या होगा, जब ये पोलराइज्ड लाइट फर्दर एक सेकंड पोलराइजर के अंदर से गुजारी जाएगी। किसके अंदर से गुजारी जाएगी? सेकंड पोलराइजर के अंदर से। ये अपना सेकंड केस है। अब सेकंड, इसको हम नाम देते हैं पोलराइजर 2। ये था अपना पोलराइजर 1, या इस पोलराइजर को हम एनालाइजर भी बोल देते हैं। एनालाइजर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों एनालाइजर क्यों बोला? जो पोलराइज्ड लाइट को एनालाइज करेगा, इसका काम क्या है? पोलराइज्ड लाइट को एनालाइज करेगा, इसीलिए इसका नाम है एनालाइजर, या फिर पोलराइजर भी बोल सकते हैं। ये भी एक सिंपली जैसा ये पोलराइजर है वैसा ही ये भी पोलराइजर है। क्लियर? जब पोलराइज्ड लाइट को सेकंड पोलराइजर में से पास करवाएंगे तो यहां पे आपको कुछ ना कुछ लाइट फिर मिलने वाली है आउटपुट में। क्लियर? अब आउटपुट आपको कैसे मिलेगी वो हमने ऑब्जर्व करना है। देखिए, अगर मान लीजिए जो पोलराइजर 1 है एंड पोलराइजर 2, इनके बीच एंगल अगर 0 डिग्री है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जितने, अगर यहां पर आपको लाइट I0/2 मिली थी तो यहां पर भी क्या मिलेगी? I0/2। अगर इसको आप I0 मानते हो तो ये लाइट भी आपकी कितनी मिलेगी? I0 ही आपको मिलेगी। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर आप लाइट बना के दिखा सकते हो। आपने लिख दिया, जब पोलराइजर 1 और पोलराइजर 2 के बीच एंगल कितना था? 0 डिग्री। तो अब ये क्या था? हमें जितनी लाइट हमें यहां पर मिली I0/2, उतनी ही लाइट हमें I0/2 आगे भी मिल जाएगी। बोलना है, आप बताना है आपने कि अगर फर्स्ट पोलराइजर से पास होने के बाद इंटेंसिटी I0/2 थी तो सेकंड के बाद भी लाइट क्या मिलेगी? I0/2। अब सेकंड केस में हम क्या कंसीडर करते हैं? मान लीजिए कि जो फर्स्ट पोलराइजर है और सेकंड पोलराइजर, इनके बीच का एंगल हम 90 डिग्री रख देते हैं, यानी कि बाद में इसको कुछ इस तरीके से हमने प्लेस कर दिया। तो फाइनल में हमें क्या लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, क्योंकि अब ये केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अलाउ करेगा, वर्टिकल को नहीं। यहां और हमारे पास केवल वर्टिकल कंपोनेंट बचे हैं, तो फाइनल में हमें कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। नो लाइट इज ऑब्जर्व्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर जो लाइट थी वो क्या थी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्लियर हो चुका है। क्लियर? देखिए, यहां से अनपोलराइज्ड लाइट आई, फर्स्ट पोलराइजर में से पास करवाया, तो पोलराइजर से पास करवाने के बाद जब सेकंड पोलराइजर से पास करवाया तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच एंगल कितना है। अगर फर्स्ट और सेकंड पोलराइजर के बीच एंगल 90 डिग्री है तो फाइनल में हमें लाइट नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? 0 इंटेंसिटी। क्लियर? और अगर दोनों पैरेलल हैं तो जितनी लाइट यहां थी उतनी ही लाइट आगे भी हमें मिलेगी। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन द पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट। तो नेक्स्ट है बेटा अपना मालस लॉ या फिर मैल्यूज लॉ, आप कैसे भी इसको नाम बोल सकते हो, मैल्यूज लॉ या मालस लॉ। तो देखिए, ये लॉ क्या कहता है, इसको समझने के लिए थोड़ा हम एक एग्जांपल दोबारा लेके चलते हैं। वही 3 केस लेते हैं हम। सबसे पहले अनपोलराइज्ड लाइट, इसको पोलराइजर में से पास करवाया तो हमें पोलराइज्ड लाइट मिली।
क्लियर। अब जो पोलराइज लाइट मिली इसकी इंटेंसिटी को मैंने आई नॉट मान लिया, I0, मतलब कुछ भी अपनी तरफ से हमने खुद कंसीडर कर लिया कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, I0। तो जब ये पोलराइज लाइट इस सेकंड पोलराइजर में से पास करेगी तब उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी उसको हम नोट करते हैं। देखिए अगर फर्स्ट पोलराइजर और सेकंड पोलराइजर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, यानी कि ये दोनों पैरेलल होंगे, तो जितनी लाइट यहां से आई थी उतनी ही लाइट हमें आउटपुट में मिलेगी, यानी सेकंड पोलराइजर के बाद हमें उतनी की उतनी लाइट मिल जाएगी। क्लियर। चलो ठीक है, ये तो केस बड़ा सिंपल था। लेकिन अब सेकंड केस में क्या करते हैं, वही अनपोलराइज लाइट को फर्स्ट पोलराइजर में से पास करवाया, फिर जो पोलराइज लाइट है उसकी इंटेंसिटी I0। अच्छा, तो यहां पर इंटेंसिटी हमें कितनी मिली थी, I0। तो सेकंड पोलराइजर में से इस लाइट को पास करवाया, लेकिन कंडीशन क्या है, फर्स्ट और सेकंड पोलराइजर के बीच का एंगल 90 डिग्री कर दिया हमने। तो सेकंड पोलराइजर को मैंने बोला था दूसरा नेम इसका क्या है, एनालाइजर भी बोल देते हैं इसको। बुक में हो सकता है आपको लिखा मिले कि पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू द एनालाइजर। क्लियर। पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो हमें आगे आउटपुट क्या मिलेगी, 0। आउटपुट क्या मिलेगी, 0। फाइनल में 0 इंटेंसिटी आपको मिलने वाली है। क्लियर। तो अब देखिए जब थीटा 0 डिग्री था तब तो इंटेंसिटी थी मैक्सिमम, जब थीटा 90 डिग्री था तब इंटेंसिटी थी मिनिमम, यानी कि 0। तो अब ये बताइए ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी 0 डिग्री पर वैल्यू मैक्सिमम होती है और 90 डिग्री पर मिनिमम, कोस। कौन सा है वो फंक्शन, कोस। तो यहां से देखिए मैल्यूज ने जो ला दिया वो क्या था, इसने एक्सपेरिमेंट के जरिए वेरीफाई किया था कि जब पोलराइज्ड लाइट को एनालाइजर में से पास करवाया जाएगा तो जो हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल। क्लियर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोस ऑफ द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये लाइट की इंटेंसिटी। अब देखिए इस साइन को हटाने के लिए हमने लगाएंगे I0 का यूज करते हैं, cos स्क्वायर थीटा। अब I0 क्या है, जो इंटेंसिटी पोलराइज्ड लाइट की थी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसको हमने नाम दिया I0। क्लियर। मतलब ये इंटेंसिटी तो I0 और जो फाइनल में हमें आगे मिलेगी लाइट वो कितनी होगी, I0 cos स्क्वायर थीटा। तो ये है बेटा आपका लॉ ऑफ मैल्यूज। अब इसको कैसे लिखना है वो चलिए, तो ये देखिए लॉ ऑफ मैल्यूज क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब एक पूरी तरह से पोलराइज्ड लाइट को पास करवाया जाता है थ्रू द एनालाइजर, जब उसको हमने एनालाइजर में से गुजारा तब जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट हुई है आगे वो कैसे वेरी करेगी, डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। मतलब कि जैसे कोस स्क्वायर थीटा वेरी करेगा वैसे ये इंटेंसिटी भी वेरी करेगी। यही है लॉ ऑफ मैल्यूज। क्लियर। तो इस साइन को हटाने के लिए यहां पर हमने यूज किया I0 क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड। मतलब जब 0 डिग्री एंगल पर जो लाइट आके ट्रांसमिट होगी ना पूरी की पूरी लाइट, उसको हम बोलते हैं I0। क्लियर। तो चलिए अब हम देखते हैं इस लॉ का प्रूफ, मतलब ये लॉ की आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन को समझते हैं कि ये कैसे आया, ये चीज क्लियर है, इसको सोल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए अब हम समझते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ मैल्यूज लॉ। मतलब कि जो मैल्यूज लॉ है, मालस लॉ है, ये जो भी हमारा, इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है I = I0 cos स्क्वायर थीटा, वो फॉर्मूला कैसे आया। देखिए अनपोलराइज्ड लाइट है, पोलराइजर में से पास करी, ये कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई और उसको एनालाइजर में से पास करवाया। पोलराइजर और एनालाइजर के बीच एंगल है थीटा। देखिए पोलराइजर को हमने ऐसे रखा है तो ये हो गया प्लेन ऑफ द पोलराइजर, ये एनालाइजर को एंगल थीटा पर रखा, ये हो गया प्लेन ऑफ द एनालाइजर एंगल थीटा। जो हमारी पोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी को हमने नाम दिया I0,
ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, और ए है इस लाइट का एम्पलीट्यूड। मतलब कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है हमारी, उसकी इंटेंसिटी आई नॉट और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए। तो देखिए यहां पर पोलराइजर में से जो लाइट पास हुई उसका एम्पलीट्यूड कितना था, ए। क्लियर। तो इसको हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं, एक अलोंग द एनालाइजर और एक इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जिधर एंगल थीटा होता है इसको हम क्या बोलेंगे, ए कोस थीटा। इस कंपोनेंट की वैल्यू ए कोस थीटा और इस कंपोनेंट की वैल्यू होगी अपनी ए साइन थीटा। क्लियर। हमने इस ए को दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, एक तो ए कोस थीटा और दूसरा है ए साइन थीटा। अभी हमें तो वैल्यू निकालनी है कि एनालाइजर में से जो लाइट पास हुई उसका एम्पलीट्यूड देखो ये होगा ए कोस थीटा। पोलराइजर में से पास हुई वो तो ए, इसमें से कितनी आई वो कितनी होगी, ए कोस थीटा, क्योंकि इनके बीच एंगल थीटा। इसको मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ा तो ये ए कोस थीटा आया। क्लियर। तो अब देखिए इंटेंसिटी हमारी इक्वल होती है, फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन का, कि कांस्टेंट है k इक्वल टू k इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए आप, k एम्पलीट्यूड कितना है, एनालाइजर में से पास होने वाला एम्पलीट्यूड a cos थीटा, तो यानी कि a cos थीटा का स्क्वायर। तो I इक्वल्स टू k a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो टर्म है अपनी k इंटू ए का स्क्वायर, देखिए k कांस्टेंट, a यानी एम्पलीट्यूड, कैसा एम्पलीट्यूड है ये, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो इस इंटेंसिटी को इससे क्या बनेगा, इंटेंसिटी आएगी। तो कौन सी इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये ही तो था अपना मैल्यूज लॉ। तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो आपने पहले ये भी एक्सप्लेनेशन देनी है कि जैसे हमने ए को दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, एक था अपना ए कोस थीटा और दूसरा था ए साइन थीटा। और ए कोस थीटा क्या है, द कंपोनेंट अलोंग द प्लेन ऑफ पोलराइजर। क्लियर। और ए साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो उसके बाद ये कंप्लीटली आप डिराइव कर सकते हो। देखिए दोबारा से एक बार क्या था, जो इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है k इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो k को हमने एज इट इज रखा, एम्पलीट्यूड जो एनालाइजर में से आया वो कितना, a cos थीटा, तो इसकी जगह हमने a cos थीटा रख दिया। तो अब स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। k इंटू a का स्क्वायर क्या होगा, आई नॉट यानी मैक्सिमम, क्योंकि k a स्क्वायर i होता है और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू है आई नॉट। तो ये आ गया अपना मैल्यूज लॉ। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो आइए अब चलिए देखते हैं हम इंटेंसिटी और थीटा जो एंगल है इसके बीच में क्या वेरिएशंस होते हैं। तो देखिए जब एंगल हमारा 0 डिग्री होगा तो cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होगी यानी कि 1, तो I की वैल्यू आई नॉट के इक्वल, तो यानी कि यहां पर। क्लियर। और ऐसे ही जब एंगल 90 होगा तो cos 90 0, तो यानी कि इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, 0। तो इसी तरह से इसके बाद ये फिर इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज करती है। क्लियर। तो अगर इंटेंसिटी और एंगल में वेरिएशन पूछा जाए तो आपने ये प्लॉट बनाना है। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही काफी है, बाकी जो भी टॉपिक इसमें बचता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने समझेंगे। क्लियर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।